जब नेताजी बस्तर के बाजार में आते थे, सब्जी का जो बाजार लगता था, तो वहाँ नेताजी लोगों से कहते थे कि वोट भी दो, वोट के साथ साथ नोट भी दो। युवाओं के लिए क्या सोचा है? युवा एक अहम मुद्दा रहता है चुनाव के बीच में, और युवा निर्णायक रहता है। युवाओं के लिए हम लोग बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम चलाते रहते हैं। जितना युवा है वो कहीं ना कहीं अच्छे स्तर की तैयारी भी करता है, जॉब की तैयारी करता है, अपने कैरियर की तैयारी करता है। तो हम लोगों का प्लान ये रहेगा कि कुछ ऐसी चीज़ें लाई जाएं जिससे लोगों को, युवाओं को खास तौर से अपने भविष्य को बनाने में आसानी हो। इटावा में तमाम नेता हैं, कभी राजनीतिक गढ़ है। मुलायम सिंह यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं। किस नेता को आप पसंद करते हैं? बहुत सारे नेता हैं इटावा की। देखिए, पहचान ही नेताजी से है, और मैं तो ये कहूँगा कि इटावा का हर इटावा वासी, चाहे वो आज किसी भी दल से जुड़ा हो, नेताजी का जो ऋण है उसे कोई नहीं चुका पाएगा। तो आज के परिवेश में अगर हम कहें तो इटावा में श्री अंशुल यादव जी से अच्छा व्यक्तित्व का नेता अभी इटावा में नहीं है। तो क्या लग रहा है 2027 में समाजवादी पार्टी क्या पुनः वापसी करेगी? 2027 में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और अभी आपने देखा, पीडीए की ही वजह से हम लोग उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हम लोगों ने बीजेपी को बुरी तरह हराया। बिहार की राजनीति से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ फर्क पड़ेगा? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का मनोबल हाई है। अच्छा, राजनीति में कहाँ से एंट्री हो गई? राजनीति में एंट्री जब हम लोग पढ़ते हैं, और पढ़े हुए व्यक्ति को गांव में बड़ा सम्मान दिया जाता है। एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया। हमारा एक विद्यालय भी छोटा सा चलता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग समाज सेवा चूँकि करते हैं, तो विद्यालय में भी हमारे यहाँ जिन बच्चों के गार्जियन नहीं है, अभिभावक नहीं है, कोई माता पिता नहीं है, तो हम लोग ऐसे बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। तो ये सिर्फ समाज सेवा से शुरू हुआ, और समाज सेवा ही अंतिम उद्देश्य है। आप सभी लोगों को नमस्ते। टाइम न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज आप एक नया एपिसोड देख रहे हैं, प्रधान की चौपाल। आज हमारे साथ जनपद इटावा के जाने माने प्रशांत साक्य जी मौजूद हैं, जो कि वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ रहे हैं, बसरेर ब्लॉक से। तमाम चर्चा करेंगे, राजनीति की चर्चा करेंगे, और जानेंगे कि समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या माहौल रहने वाला है, जिला पंचायत के वार्डों में क्या माहौल रहने वाला है। क्योंकि चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। 27 का चुनाव करीब है, बिहार का चुनाव पूरा हो चुका है, वहां पे भाजपा ने सरकार बनाई है। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करेंगे तो आज प्रधान की चौपाल में हमारे साथ बैठे हुए हैं प्रशांत साक्य जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले आपकी पूरी टीम और आपका जो चैनल है, आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए यहाँ इनवाइट किया। तो पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, राजनीतिक सवाल कर लेते हैं स्टार्टिंग से ही, फिर आपके परिवार के बारे में भी जानेंगे। बिल्कुल, ठीक है, सभी चीज चर्चा करेंगे। अच्छा, मुझे ये आप बताइएगा, आपने ये क्यों सोचा कि आपको वार्ड का चुनाव लड़ना है, वो भी जिला पंचायत सदस्य? हम लोग समाज सेवी लोग हैं, और बचपन से ही समाज सेवा करने का बड़ा जज्बा रहा है। और खास तौर से तब से जब हम बौद्ध पद्धति से जुड़े, हमने बाबा साहब का अध्ययन किया, तो बहुत सारी बुराइयां समाज के बीच लगी। समाज के बीच जब गए तो पता लगा कि वास्तव में लोग बहुत सारी सामाजिक बुराइयों से जूझ रहे हैं आज भी, इस बदलते हुए दौर में। तो वहीं से लगा कि क्यों ना जो दबे कुचले लोग हैं, जिसको आज की राजनीति में श्री अखिलेश यादव जी पीडीए परिवार कहते हैं, तो उनके लिए एक छोटी सी जगह बस्तर से ही शुरुआत की जाए। तो बस ऐसे ही शुरू किया। इटावा सपा का गढ़ है,
और इसी वजह से सोचा कि आपको समाजवादी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, या फिर स्टार्टिंग से ही आप सपा के लिए काम कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी, हम बहुत छोटे थे, हमने नेताजी को देखा। हमारे पिताजी, दादाजी, सब लोगों ने नेताजी के साथ काम किया। उस दौर में काम किया जब नेताजी बस्तर के बाजार में आते थे, सब्जी का जो बाजार लगता था, तो वहाँ नेताजी लोगों से कहते थे कि वोट भी दो, वोट के साथ साथ नोट भी दो। तो वहाँ लोगों के पास उस दौर में 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जिसके पास होता था, वो नेताजी को सपोर्ट करते थे। और समाजवादी पार्टी में पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है, सब लोग रहे हैं, और वैचारिक जो समानता है वो समाजवादी पार्टी से मिलती जुलती है। और अखिलेश जी की कार्यशैली, उनका काम करने का तरीका, तो बहुत सारी चीजें। सर ये बताइए, पहले की दिनचर्या क्या रहती थी जब मुलायम सिंह यादव जी कहते थे वोट दो नोट भी दो? क्योंकि अगर आज कोई कहेगा तो आज तो राजनीति में पंगा हो जाएगा। पहले की क्या दिनचर्या रहती थी, आप देखते होंगे? जहाँ तक मुझे लगता है, पहले जो लोग होते थे वो बहुत ज्यादा सोचते नहीं थे, भले लोग होते थे, बहुत ज्यादा तिकड़मबाज नहीं थे। कोई सिर्फ लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति मदद का भाव होता था। आज के दौर में लोग बहुत तिकड़मबाज हैं। नेताजी का जो दौर था, उस दौर में लोग निस्वार्थ भाव से लगते थे। उनको लगता था कि ये हमारे नेता हैं और इनको आगे बढ़ाना है। तो जातिवाद नहीं था बहुत, और बहुत सारी चीजें थी। लोग जातिवाद के बंधन से लेके बहुत सारी चीजें तोड़ के नेताजी के पीछे पीछे चल देते थे, निस्वार्थ चल देते थे। आज जो निस्वार्थता का भाव है वो पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है जी। ये थोड़ी सी राजनीति में समस्या आ रही है। आज लोग अगर किसी नेता के साथ भी जाने से पहले ये सोचता है कि मेरा इसमें क्या फायदा होगा, स्वार्थ। तो ये बड़ी एक राजनीति भी चेंज हो गई है, और 5-10 साल से तो बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। बिल्कुल चेंज हुई है, लोगों की जैसे सोच बदली है, जैसे राजनीति भी चेंज। चलिए कोई बात नहीं। कैसी तैयारी है आपकी बसरियर से वार्ड नंबर 2, आप वहाँ के प्रत्याशी हावी हुए हैं या फिर कंफर्मेशन नहीं हुई है? हम लोग हमारी टीम के साथ वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले ही उसमें पिछली पंचवर्षीय में तो उस समय रिजर्वेशन हुआ, सीट रिजर्व हो गई, तो हम लोगों को रुकना पड़ा। तब भी हमारी तैयारी थी। और तैयारी क्या, हम लोग बस से एक छोटा क्षेत्र है, और कोरोना में हम लोगों ने हर गांव जाके लोगों को राशन बांटा, समय समय पे मेडिकल कैंप करना, समय समय पर लोगों की किस स्तर तक हम लोग मदद कर सकते हैं वो सब चीजें करना। तो वो सब एक कह सकते हैं कि तैयारी का हिस्सा है। लेकिन हम लोग रहते हैं अपनी टीम के साथ हमेशा लोगों के बीच, और उससे बहुत संतुष्टि मिलती है और बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, बसरेर की क्या क्या कंडीशन रहती है? बसरेर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्या कंडीशन रहती है बसरेर के अंदर? बसरेर बड़ा क्षेत्र है लेकिन अच्छा क्षेत्र है, कृषि प्रधान क्षेत्र है, लोग ज्यादातर खेतीबाड़ी से जुड़े हैं और बहुत अच्छा क्षेत्र है। लोगों के बीच जाने से पता चलता है कि बहुत अच्छे मन के, अच्छी सोच के लोग रहते हैं। आज भी बसरेर क्षेत्र में मुझे लगता है कि जातिवाद का जो जहर है वो बसरेर क्षेत्र में उतना हावी नहीं है। बड़े प्यार से लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं। बसरेर में मिलजुल कर लोग रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बताइएगा, बसरेर में किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? बसरेर क्षेत्र में मुख्य रूप से, जैसे मैंने अभी बताया कि कृषि प्रधान क्षेत्र है, और खासतौर से जो हमारा वार्ड है उस वार्ड में 82-84 गांव हैं, और लगभग आधे गांव ऐसे हैं जो बहुत अच्छे किस्म की सब्जी उगाई जाती है। कुछ पंचायतें तो ऐसी हैं जिनमें बहुत अच्छे किस्म की सब्जियां पैदा की जाती हैं, जिसमें लोग बड़ी संख्या में खाद, पेस्टिसाइड और इन सब का यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड। तो
उससे लोगों में बीमारियां भी होती हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का टारगेट ये है कि बस्तर क्षेत्र में स्वास्थ्य को लेकर हम लोग काम करें और कर भी रहे। जैसे अभी पिछले 3-4 साल से हम लोग मेडिकल कैंप कर रहे हैं। हम लोग 4 मेडिकल कैंप किए। पिछले ही मेडिकल में लगभग 1000 लोगों को हम लोगों ने फ्री ट्रीटमेंट दिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे लगता है कि जब लोग लंबे समय तक ये जहरीली दवाइयाँ, खाद, इन सब का प्रयोग करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं फसलों के साथ साथ उनकी जो शारीरिक शरीर है वो भी प्रभावित होते हैं, बीमारियां पैदा होती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बस्तर क्षेत्र में सबसे मुख्य रूप से स्वास्थ्य के लिए काम किया जाए। एक क्षेत्र हमारा एक 4-5 पंचायतें पड़ती हैं जो नहर के किनारे है। बारिश के समय में क्या अभी इस साल हुआ, एक पंचायत है हमारी बहादुरपुर लोहिया, एक पंचायत है जैतपुरा तोताराम, एक रजपुरा तोताराम। तो ये 3 पंचायतों में हजारों बीघा खेती बारिश के समय में जल भराव के कारण डूब गई, लोगों की फसलें बर्बाद हो गई। तो जिला पंचायत होने के बाद पूरा प्रयास ये रहेगा कि सबसे पहले जो वहाँ जल निकासी है, जो नाला वगैरह है, उनको मजबूत पक्का कराया जाए जिला पंचायत से, जिससे ये जो आम समस्या है जो हर साल लोगों को सामना करना पड़ता है, इससे निजात मिले। अच्छा, ये आपने इन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे कि पानी की निकासी है जो वो सही से हो, लोग परेशान हो रहे हैं वो ना हो। युवाओं के लिए क्या सोचा है? युवा एक अहम मुद्दा रहता है चुनाव के बीच में और युवा निर्णायक रहता है। युवाओं के लिए हम लोग बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम चलाते रहते हैं। बहुत सारी जागरूकता अलग अलग समय पे यात्राएं निकाल के, अलग अलग समय पे अलग अलग कार्यक्रम करके, खेलकूद के क्षेत्र में हम लोग, हमारी टीम हमेशा ही बड़े अच्छे क्रिकेट टूर्नामेंट वगैरह का आयोजन कराते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जिला पंचायत क्षेत्र से हम लोग ये युवाओं में मुख्य रूप से देते हैं। और बाकी बस्तर क्षेत्र अच्छा क्षेत्र है, पढ़ाई लिखाई का स्तर भी बहुत अच्छा है और जितना युवा है वो कहीं ना कहीं अच्छे स्तर की तैयारी भी करता है, जॉब की तैयारी करता है, अपने कैरियर की तैयारी करता है। तो हम लोगों का प्लान ये रहेगा कि कुछ ऐसी चीज़ें लाई जाएं जिससे लोगों को, युवाओं को खास तौर से अपने भविष्य को बनाने में आसानी हो, रोजगार मिले। बिल्कुल। चलिए, ये सभी तमाम चीजें हो गई। आपने युवाओं की बात की है, आपने बस्तर की जनता की बात की है। अब एक सवाल कर लेते हैं इटावा की राजनीति को लेकर। इटावा में तमाम नेता हैं, तो भी राजनीतिक गढ़ है। मुलायम सिंह यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं, सैफई बगल में ही लगा है इटावा में। कैसी राजनीति होती है इटावा में और किस नेता को आप पसंद करते हैं? बहुत सारे नेता हैं इटावा की देखिए पहचान ही नेताजी से है। और मैं तो ये कहूँगा कि इटावा का हर इटावा वासी, चाहे वो आज किसी भी दल से जुड़ा हो, नेताजी का जो ऋण है उसे कोई नहीं चुका पाएगा। मुझे ध्यान है वो दौर में 2007 में मैं नागपुर सोशल वर्क और भगवान बुद्ध को पढ़ने के लिए गया। तो मैं बाजार में जा रहा था, तो वहाँ के लोग मराठी बोलते हैं नागपुर में, हम हिंदी में बात कर रहे थे। तो मुझसे एक दुकानदार ने पूछा कि कहाँ से उठा, मैंने कहा इटावा से। तो वहाँ नागपुर में बैठा हुआ व्यक्ति हमारे इटावा से लगभग 900 किलोमीटर की दूरी है नागपुर की, वो मुझसे कह रहा कि अच्छा आप मुलायम सिंह यादव जी के क्षेत्र से, गांव से हैं? मैंने कहा हाँ मैं वहीं से हूँ। तो नेताजी का जो ऋण है उसको इटावा वासी कभी चुका नहीं पाएंगे। पूरी दुनिया में नेताजी की वजह से इटावा की पहचान रही। और आज के परिवेश में हम जब क्षेत्र में जाते हैं हम लोग, तो मुख्य रूप से इटावा में काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के नेता हुए हैं जिन्होंने लोगों की मदद की, लोगों के लिए काम किए। और मुझे लगता है स्वर्गीय श्री मान सिंह राजपूत जी उनमें से एक हैं, क्योंकि लोगों में जाते हैं आज तो लोग उनके नाम लेते हैं। उसमें से हम श्री रघुराज सिंह साहब को भी जोड़ सकते हैं, उनकी भी अच्छी लोकप्रियता रही।
तो आज के परिवेश में अगर हम कहें तो इटावा में श्री अंशुल यादव जी से अच्छा व्यक्तित्व का नेता अभी इटावा में नहीं है। युवाओं में उनको, आपको कभी मौका लगे तो आप जाइए, उनसे मिलिए, मुलाकात करिए, पॉडकास्ट करें। वो उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि आप उनके सामने जाके ही एक तो चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, लोगों का भला करते हैं और मिलते ही एकदम से ऊर्जा का आभास होता है। तो उनसे अच्छा मुझे नहीं लगता है कोई। और सबसे अच्छी बात, वो युवाओं से भी कनेक्टेड हैं, बुजुर्गों से भी कनेक्टेड हैं, सबसे कनेक्टेड है। बहुत अच्छा उनका जो मतलब युवा में अच्छी पकड़ रखते हैं। हाँ, उनके इटावा के पसंदीदा नेता इटावा में पार्टिकुलर अगर बात की जाए तो उनका मुकाबला आज कोई नहीं है। अच्छा, अंशुल यादव है आपके पसंदीदा नेता इटावा? हमारे आदर्श हैं वो। अच्छा, चलिए कोई बात। एक चीज और बताइएगा, आपने अपने नेता बता दिए, पसंदीदा नेता कौन है? भविष्य की राजनीति को लेकर चर्चा करते हैं। 2027 का चुनाव ठीक जिला पंचायत के चुनाव के बाद तैयारियां स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि अभी से तैयारी स्टार्ट हो गई है। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 1 साल भी नहीं बचा, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी और मार्च तक रिजल्ट भी आना। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है 2027 में समाजवादी पार्टी क्या पुनः वापसी करेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी लगातार बनी रहेगी? 2027 में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, क्योंकि श्री अखिलेश यादव जी जो पीडीए का जो फॉर्मूला लेके चल रहे हैं, सही बात यह है कि इस पीडीए के फॉर्मूले से बीजेपी बहुत घबराई हुई है, परेशान है और इसकी वजह से वो षड्यंत्र बना के बार बार लोगों को छोड़ दिया है श्री अखिलेश यादव जी पे कटाक्ष करने के लिए कि कहीं ना कहीं ये जो पीडीए की जो थ्योरी है ये इसको कमजोर किया जाए। और अभी आपने देखा पीडीए की ही वजह से हम लोग उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हम लोगों ने बीजेपी को बुरी तरह हराया। वो तो बहुत सारे तंत्र बीजेपी के साथ रहते हैं, नहीं तो लोकसभा में ही हम लोग बीजेपी को 10 सीट से नीचे यूपी में ला सकते। 10 सीट से नीचे बिल्कुल श्योर। भाजपा है वो। अगर भाजपा तंत्रों का यूज ना करे, दुरुपयोग ना करे, तो भाजपा को चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, वास्तव में कोई वोट नहीं देना चाहता है। लेकिन जीतती कैसे है भाजपा? क्योंकि अभी बिहार में भी यही चल रहा था, बिहार में तो बम्पर वोटों से जीती है। आप तो रहे हैं बिहार में, मीडिया ने लगातार दिखाया है, मंत्री नेता विधायकों को गांव से रेदा गया और वही मंत्री नेता विधायक जो गांव से रेदे जा रहे हैं और उनके एक 1.25 लाख वोट निकल रहे हैं। तो ये दो चीजें अलग अलग कैसे हो सकती हैं? जिसका 1.25 लाख वोट निकल रहा है एक विधानसभा में और उसी की विधानसभा से रेदा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, तो ये एक विरोधाभास है और लोगों को कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है कि ये चुनाव का जो परिणाम है वो सुनियोजित किया गया। और ये सिर्फ जो है ना, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करने के लिए, पीडीए को लोगों का मनोबल गिराने के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, बिहार में एनडीए सरकार बन गई, क्या आपने अभी प्रभावित वाली बात की है, क्या बिहार की राजनीति से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ फर्क पड़ेगा कि वहां पे एनडीए सरकार बनी है और यहाँ पर हाल ही में चुनाव होना है? अब बीजेपी तो मैसेज देना चाहती है मीडिया के द्वारा कि बिहार के परिणाम से उत्तर प्रदेश का परिणाम पे असर पड़े। मुझे नहीं लगता है। बिहार में तो पिछले 20 साल से नहीं है, ना आरजेडी की सरकार है ना कांग्रेस की है, लेकिन हम लोग तो 10 साल पहले यूपी में सरकार चली है श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का मनोबल हाई है और हम लोग श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बहुत शानदार चुनाव हम लोग जीतेंगे और बहुत अच्छे बहुमत से हम लोग सत्ता में आएंगे। अच्छा, बाढ़ के चुनाव में क्या रहेगा यूपी में? कौन सा? जिला पंचायत के चुनाव तो
पब्लिक का चुनाव होता है, पब्लिक के बीच के प्रत्याशी होते हैं। समाजवादी, भाजपा, बहुजन समाज पार्टी और भी है पार्टियां। बहुजन समाज पार्टी का तो जनाधार है, लेकिन बीजेपी का मुझे नहीं लगता है जिला पंचायत में कोई जनाधार है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर्स हैं वो खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, और जो जिला पंचायत का चुनाव है या पंचायतों का जो भी चुनाव है वो ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव होते हैं। तो इसलिए बीजेपी का कोई खास नहीं होगा। बीजेपी का कोई खास नहीं। ये सिर्फ सीधी टक्कर ये सिर्फ ये करेंगे, लूट खसोट करेंगे, हमारे मेंबर्स को पकड़ा धकड़ी करेंगे, हमारे मेंबर्स को खरीदेंगे, रुपये का दुरुपयोग करेंगे, प्रशासन का दुरुपयोग करेंगे, ये सब चीजें करेंगे। और पब्लिक से ये कोई चुनाव जीतने वाले नहीं है। पब्लिक से नहीं। चलिए, राजनीति की सभी चर्चा कर ली, आप लोगों ने देखा। अभी आपकी फैमिली के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आपके जीवन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलिए, मुझे तो पता है आपका जन्म कहाँ हुआ है, क्या हुआ है, पर आज आप खुद बताएंगे आपका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पे आपने पढ़ाई की है और राजनीति कहाँ से स्टार्ट की है। पहला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका जन्म कहाँ पे हुआ था? मेरा जन्म बसैत क्षेत्र में ग्राम सभा पड़ती है दुगावली, वहाँ छोटा सा गांव है दुगावली। तो एक छोटा सा परिवार है हमारा, पिताजी मिडिल क्लास परिवार, पिताजी हमारे किसान रहे, और हम लोग भी छोटे से परिवार में जन्म हुआ। हम लोग 3 भाई 2 बहनें हैं, और बस माताजी पिताजी खेती के साथ साथ पढ़ाई को लेकर काफी जागरूक रहे, तो हम लोगों को पढ़ाने में विशेष बहुत ध्यान दिया उन लोगों ने। अच्छा, राजनीति में कहाँ से एंट्री हो गई कि अचानक से पढ़ने वाले व्यक्ति राजनीति में एंट्री कर गए? राजनीति में एंट्री जब हम लोग पढ़ते हैं, और पढ़े हुए व्यक्ति को गांव में बड़ा सम्मान दिया जाता है, और ये बात भी सही है कि गांव की राजनीति या गांव के परिवेश में जो आदमी पढ़ा लिखा होता है उसके साथ लोग जुड़ भी जाते हैं, तो उससे ये भी अपेक्षा करते हैं कि हमारे लिए अन्याय अत्याचार के खिलाफ भी ये हमारी आवाज उठाएगा। सही बात। तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में कुछ चीजें ऐसी हो रही थी जो लोगों के लिए काफी लंबे समय से नुकसानदायक थी, अच्छी नहीं थी, तो लोग साथ जुड़े तो लोगों के लिए काम करना शुरू किया, एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया। हमारा एक विद्यालय भी छोटा सा चलता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग समाज सेवा चूंकि करते हैं, तो विद्यालय में भी हमारे यहाँ जिन बच्चों के गार्जियन नहीं है, अभिभावक नहीं है, कोई माता पिता नहीं है, तो हम लोग ऐसे बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। तो ये सिर्फ समाज सेवा से शुरू हुआ, और समाज सेवा ही अंतिम उद्देश्य है। अब उसमें राजनीतिक पद क्या है, राजनीतिक पद या राजनीति में इन्वॉल्व होना एक मीडियम बन जाता है कि हम लोगों की अपेक्षाओं पे और खरे उतर सकते हैं, और लोगों के लिए दिक्कत परेशानी में मदद कर सकते हैं। तो राजनीति का सिर्फ इतना महत्व है, बाकी जो अंतिम उद्देश्य जो है वो सिर्फ समाज सेवा है। चलिए, आपने तमाम चीजें बता दी, निःशुल्क शिक्षा देते हैं तमाम बच्चों को। एक चीज बताइएगा, जिला पंचायत जीतने के बाद बच्चों के लिए क्या करेंगे आप अपने विद्यालय में? बच्चों के लिए तो, क्योंकि जब आप जनप्रतिनिधि बन जाएंगे, बच्चों के लिए विशेष तौर से यही है कि हम लोग अभी जिला पंचायत नहीं है तो भी लोग बच्चों के लिए काफी चीजें करते हैं, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि एजुकेशन का स्तर है उसको और अच्छा किया जाए, और जो क्षेत्रीय बच्चे हैं उनको कोई ऐसा ना रह जाए जो पढ़ाई से वंचित ना रह पाए, ये सब। चलिए, तो आपने देखा है सोच रखी है शिक्षा को लेकर, और शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा है तो हम लोग हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं लोगों से, तमाम चीजें कर रहे हैं। शिक्षा बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात आपकी लगी है। चलिए, अगला सवाल आपसे मैं पूछ ले रहा हूँ। 2017 में भाजपा ने प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई।
क्या रीजन रहा कि लोगों ने समाजवादी पार्टी को नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, और आज भी भारतीय जनता पार्टी की यूपी में सरकार चल रही है? रीजन तो उस समय तत्कालिक रीजन ये रहा कि कुछ समाजवादी पारिवारिक मतभेद भी रहे, और पारिवारिक मतभेद के साथ साथ बीजेपी ने एक प्रोपेगेंडा चलाया पूरे प्रदेश में, और वो चलाया मुख्य रूप से कि गुंडागर्दी होती है, गुंडागर्दी। जबकि सही बात यह है कि सद्य नेताजी के समय में मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि एक सद्य नेताजी और सुश्री मायावती जी, लगे लोग बहुत सीनियर हैं, ये अगर पिछड़े और दलित के लोग अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना बने होते तो पिछड़े और दलित के जो लोग हैं वो अपनी बात मुखरता से कभी इस प्रदेश में नहीं कह पाते। एक क्रांति आई सद्य नेताजी की वजह से, मानवर काशीराम साहब की वजह से। उस क्रांति का परिणाम ये हुआ कि जो दलित और पिछड़े लोग थे वो खुल के अपनी बात कहने लगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगे। कोर्ट कचहरी से लेके थाने से लेके, लोग बताते एक दौर ऐसा था कि थानेदार अगर गांव में जाता था तो आधे गांव के लोग भाग जाते थे। लेकिन नेताजी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये चीज खत्म हुई। जितने पिछड़े दलित लोग थे वो कॉन्फिडेंस में आए, और उस कॉन्फिडेंस को बीजेपी ने एक सुनियोजित तरीके से दुष्प्रचार उसका ये कराया कि ये उसको गुंडा शब्द प्रयोग किया। लेकिन सही बात ये कि उसको गुंडा नहीं, बल्कि ये हम तो ये कहेंगे कि जो नेताजी की वजह से या बहुजन नेताओं की वजह से जो पीडीए के लोग हैं वो इतने आत्मविश्वास में आए, उन्हें आत्मबल मिला कि वो थाने से लेके कोर्ट कचहरी से लेके सब जगह जाके अपनी बात निडरता से और पूरे कॉन्फिडेंस में कहने लगे। इसको जिन लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लगी उन्होंने दुष्प्रचार करके गुंडागर्दी नाम दे दिया, और इस प्रोपोगेंडा को फैला के लोगों को भ्रमित किया और सरकार बनाई। अच्छा, क्या भाजपा 27 में भी यही काम करेगी? क्योंकि बिहार में तो किया है, बिहार में भाजपा ने कहा है, मोदी जी ने कहा है, अमित शाह जी ने कहा है कि जंगल राज नहीं चाहिए, जंगल राज नहीं आने देंगे, कुछ भी हो जाए। ये बिहार की राजनीति की चर्चा कर रहा हूँ। अच्छा, बिहार में 20 साल से नीतीश जी की सरकार है, उसमें बीजेपी का कई बार समर्थन भी रहा है। अब जो आप ये समझिए कि जिन लोगों ने, मैं मानता हूँ जिन लोगों ने लालू जी की सरकार देखी होगी 20 साल पहले, वो या तो उनकी डेथ हो गई होगी या बुजुर्ग हो गए होंगे, या जो नया वोटर है जो 20 साल का हुआ उसको क्या पता 20 साल पहले की बात कि सुशासन था या जंगल राज था। सही बात तो ये है कि लालू जी ने बहुजनों के लिए लोगों के गले से मटके उतरवाए, लोगों के कमर से झाड़ू छुटवाए। वहां भी ठीक नेताजी की तर्ज पे दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए लालू जी ने काम किया, और वहां भी लोगों को इतना ताकतवर बनाया कि लोग मुखरता से वहां भी अपनी बात कहने लगे। तो बीजेपी के लोग जहां बैकवर्ड, दलित, अल्पसंख्यक, इनको जहां बढ़ते हुए देखेंगे तो वो दुष्प्रचार करेंगे। दूसरा, ये कहते हैं कि विकसित भारत की बात कहते हैं, तो आप विकसित भारत में तो भारत का हर नागरिक है। अब आप एक बड़ा वर्ग भारत में जो रह रहा है अल्पसंख्यक, उसके खिलाफ बोलने से आपको तनक भी झिझक नहीं होती है, खुल्लम खुल्ला उसके खिलाफ बोलते हो, उसको आप उसके सारे प्रोग्रेस के रास्ते बंद कर रहे हो। भारत का बड़ी जनसंख्या, और आप ये भी घोषणा कर रहे हो कि भारत विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है।
कैसे बढ़ पाएगा जब भारत का अल्पसंख्यक, दलित या बैकवर्ड, उनके प्रति आपकी कोई पॉलिसी नहीं है। आप उनको लगातार आप उनको टारगेट कर रहे हो। जो बड़ी संख्या है, जब उनके विकास के रास्ते बंद हो जाएंगे तो विकसित कौन होगा? विकसित तो जो खेत में काम कर रहा है वो भी खुशहाल हो तभी तो विकसित माना जाएगा। तो ये सब चीजें ये सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाती हैं। प्रोपेगेंडा के अलावा जमीनी कुछ नहीं है। ऐसा यूपी में तो नहीं होगा 27 में? यूपी में क्या भाजपा ऐसा कर सकती है? यूपी में देखिए, एक अखिलेश जी का चेहरा है और आप बिहार में गए होंगे। मैं भारत के लगभग हर राज्य में घूमा हूँ। अखिलेश जी की लोकप्रियता यूपी में अकेली नहीं है, बिहार में भी है, मैंने देखा। उनकी लोकप्रियता बिहार में भी है और पूरे देश में अखिलेश जी को लोग एक अच्छी छवि का नेता मानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये सारी चीजें नहीं होंगी। हम लोग बहुत सतर्क हैं, इनकी सब चालों से सबको परख रहे हैं और पूरी पार्टी बहुत अच्छे से चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करी जाए और वर्तमान में इटावा की राजनीति की बात करी जाए, यहाँ पे जातीय माहौल बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि आपने देखा होगा इटावा में, आप इटावा के हैं तो इटावा की बात कर ले रहे हैं, लोग साग के टाइटल के पीछे भागते हैं। कोई भी पार्टी हो कहती है कि हम इनको टिकट देंगे। क्या जातीय समीकरण ऐसा होता है आज इटावा में, या फिर वो जातीय समीकरण वाला दौर चला गया है? जातीय समीकरण के बारे में मुझे ये लगता है कि अभी तो हम लोग देखिए एक नए युग में रह रहे हैं। तो इस युग में जिस युग में हम लोग रह रहे हैं, पढ़ा लिखा सभी युवा हैं जो लीड कर रहे हैं, तो यहाँ जातिवाद का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि शहरों में आके तो जातिवाद खत्म सा ही हो जाता है अगर लोगों के नाम के पीछे टाइटल हटा दिए जाएं। ग्रामीण क्षेत्र में लोग आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये चीजें बची हैं। और जातीय मामला तो ऐसा है कि मुझे तो लगता है सिर्फ मानव जाति है और बाकी, लेकिन राजनीति में जाति का बड़ा महत्व रहता है थोड़ा। अब जैसे इटावा की बात की जाए तो हमारे श्री राम सिंह साकू जी थे, गौरव थे इटावा के, है आज भी, और वो इटावा से मुझे लग रहा 3 बार सांसद रहे और उन्होंने साकियों के लिए काफी काम भी किए। उसके बाद श्री रघुराज सिंह साकू जी आए, वो भी 2 बार सांसद रहे, 1 बार विधायक रहे। उसके बाद श्री गोरेलाल साकू जी थे उससे पहले, वो भी विधायक रहे। श्री सर्वेश साकू जी अभी चुनाव लड़े, अनफॉर्चुनेटली चुनाव हार गए हम लोग, लेकिन साकियों का बड़ा महत्व है इटावा की राजनीति। इटावा की राजनीति में साकियों का बड़ा महत्व है, क्योंकि यहाँ पे मैंने भी देखा, मैं भी इटावा का हूँ, तो साक के टाइटल को ज्यादा महत्व दिया जाता है जनसंख्या के आधार पे। ऐसा है, साक टाइटल इटावा ही नहीं, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, आपका फिरोजाबाद, ये जो कुछ जो सपा ने भी सपा ने भी अच्छा दाव चला था लोकसभा के चुनाव में, अच्छी भागीदारी दी। हमारे तो मैनपुरी के जिलाध्यक्ष भी आलोक साकू जी हैं, हमारे इटावा के भी जिलाध्यक्ष श्री प्रदीप साक बबलू जी हैं। तो बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में साकपुर यादव, तो बड़े भाई छोटे भाई की गठजोड़ बना रहेगा, तो बड़ी अच्छी लड़ाई जीती जाएगी। जीती जाएगी, बिल्कुल। चलिए देखते हैं लड़ाई जीती जाती है या नहीं जीती जाती है। आप लोगों ने देखा है वर्तमान में अभी राजनीतिक माहौल के बारे में आपने देखा है, भविष्य का जो 2027 का चुनाव रहा है उसके बारे में आपने देखा है कि जो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य के लिए तैयारी कर रहे हैं जोरों शोरों से, वार्ड नंबर 2 से, उनके विचार आपने देखे हैं। और आप लोगों ने ये भी देखा है कि आम जनता यहाँ पे जो बसरेर के क्षेत्र में क्या सोचती है, भैया ने वो भी चीजें बताई हैं। अब आप लोग बताइएगा, आपको क्या लग रहा है 2027 के चुनाव के बारे में? आपको क्या लग रहा है जिला पंचायत के बारे में? आपको क्या लग रहा है
फ्यूचर का और भी चुनाव आ रहा है 29 का, उसके बारे में आप लोग कमेंट करिएगा और तमाम चर्चा किया है। और आप क्या कहना चाहते हैं अपने बसरा क्षेत्र के बारे में? मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगा, सबका मंगल हो, सबके परिवार में खुशियां हो, सदैव सभी लोग सुख चैन से रहें। तो आप लोगों ने देखा हमारे साथ प्रशांत साक्या जी मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोग यह पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। प्रधान की चौपाल आप लोग देख रहे हैं, टाइम न्यूज़ 24 का शो लगातार जारी है और आप भी आने के लिए संपर्क कर सकते हैं, नीचे नंबर चल रहा है। और जो भी चीजें हों आपके क्षेत्र की, जिसको लेकर आप आम जनता की बात जन जन तक पहुंचाना चाह रहे हैं, अपने गांव की बात जन जन तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये शो बनाया गया है। प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक की बात यहाँ पर की जाएगी। आप लोग बताइएगा 2027 में किसका माहौल लग रहा है, जिला पंचायत में किसका माहौल लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।